खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जी 5 का 5। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। 5 बजे की अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने ज़रूर है आए हम, लेकिन आज जहां 5 खबरें आपके सामने हम रखेंगे वहीं पर कुछ अहम तरीन मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होगी। और ये मौजू ऐसा है जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर की रियासत से है, क्योंकि रियासत के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं, इस तरीके की खबरें आ रही है। इस बीच दिल्ली में बजट का ऐलान भी हुआ है, बजट भी पेश किया गया है। उस बजट को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वहां पर क्या कुछ और मजीद समझ आया है पॉलिटिकल लीडर्स को, और क्या वाकई तौर पर जो वर्ड्स कहे गए हैं, जो अल्फाज बताए जा रहे हैं, क्या वो ट्रांसलेट हो पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक बड़ा सवाल है, इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से 5 खबरों पर आते हैं। और सबसे पहले आज जो सोशल मीडिया और हमारे नेटवर्क पर सबसे अहम और बड़ी खबर है वो है नेपाल का हादसा, यानी वो हादसा जो एयरक्राफ्ट को पेश आया, क्रैश हुआ और 18 लोगों की मौत वहां पर हुई है। और लगातार जब आप नेपाल की हिस्ट्री को देखेंगे तो 26 सालों के लास्ट 24 ईयर्स में 19th एयर क्रैश था। और ये तस्वीरें आज जबरदस्त वायरल हुई बाद दोपहर जब ये हादसा नेपाल के अंदर हुआ। फौरन टेक ऑफ के बाद ये हादसा हुआ है इस एयरक्राफ्ट को। और यहाँ पर ये माना जा रहा है, नेपाल अथॉरिटीज की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 18 लोगों की इस क्रैश के अंदर मौत हुई है। काफी ज्यादा वायरल इस खबर को हमारे सोशल मीडिया पेज पर देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं सरहदी जिला कुपवारा की, जहां पर रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया था और आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। और कल ही सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो कुपवारा के लोलाब और आसपास के इलाकों के अंदर शुरू किया गया था, उसमें फौजी जवान के जख्मी होने की इतलात आई थी। और बाद में फौजी तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की कि फौजी जवान दम तोड़ बैठा, जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। ताहम लोलाब के इस आसपास के जंगल के इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है और आखिरी इत्तला मिलने तक सिक्योरिटी दस्तों को कोई भी कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। जहां एक तरफ से कुपवाड़ा के लोलाब और आसपास के फॉरेस्ट एरिया के अंदर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है, वहीं पर पुंछ रजौरी के बालाई इलाकों के अंदर भी इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यह थी दूसरी अहम और बड़ी खबर जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। तीसरी खबर पर आते हैं और बात करते हैं सयाहत की, टूरिज्म सेक्टर की, क्योंकि अदाद शुमार आज मरकजी वजीर की तरफ से सामने रखे गए। और मरकजी वजीर ने आज सयाहत के हवाले से जो अदाद शुमार सामने रखे, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने जून तक सयाहत के लिए सफर किया है। और यह माना जा रहा है कि पिछले तमाम रिकॉर्डों के मुकाबले में कदरे बेहतर रिकॉर्ड माना जा रहा है। मेंबर पार्लियामेंट दिनेश शर्मा, जिनकी तरफ से सवाल पूछा गया था, उसका जवाब दिया मरकजी वजीर दाखिला, वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय साहब ने। और उन्होंने ये अदाद शुमार बयान करते हुए कहा कि साल 2019 के बाद जब 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ और 370 को खत्म किया गया, उसके बाद जरूर कुछ वक्फे के लिए सयाहत में ठहराव आया था, लेकिन हालात वाक़ा ठीक होने के साथ ही सयाहत बड़े पैमाने पर हो रही है। और सयाहत सिर्फ श्रीनगर शहर तक की महदूद नहीं है, बल्कि गुरेज टंगदार तक भी ये चली गई है। और यही जम्मू के बालाई इलाकों तक भी ये सयाह अब जाना शुरू हो गए हैं और सयाहत को नए ऊंचाइयों पर लेने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं एक और अहम और चौथी खबर की, जो वजीर आजम के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वजीर आजम 5 अगस्त 2019 के बाद पहली मर्तबा लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। और वजीर आजम का यह दौरा लगभग मुकम्मल हो गया है और लद्दाख के अंदर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। 26 जुलाई को सुबह वजीर आजम द्रास के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर करगिल विजय दिवस के दिन पर वो फौजी जवानों से खिताब करेंगे। और इतलात और खबरों के मुताबिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पहला मौका होगा 5 अगस्त के बाद, जब करगिल के दौरे पर वजीर आजम रहेंगे। इधर करगिल के अंदर सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है, जहां मेंबर पार्लियामेंट करगिल ने आज 6ठे शेड्यूल और अलहदा रियासत की मांग को दोहराया। वहीं पर लद्दाख के अंदर भी सियासी चिमेगोइयां तेज हो रही है और कहा जा रहा है कि शायद वजीर आजम साहब जो पहली बार 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के लद्दाख के दौरे पर आ रहे हैं, यहां पर एक मुख्तसर
और जामिया बात रखकर आगे बढ़ सकते हैं। लद्दाख की बात, जहां वजीर-ए-आज़म कल अपने दौरे पर रहेंगे और विजय दिवस के सिलसिले में यहां पर एक बड़ी तकरीब का एहतिमाम किया जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात एक और एदाद शुमार की करते हैं और यह एदाद शुमार मरकजी वज़ीर दाखिला की तरफ से जारी किए गए हैं और ऐवान के अंदर एक तहरीरी सवाल के जवाब में कहा गया है। आज इतलात फराहम करते हुए कहा गया कि 2019 के बाद कुल मिलाकर 900 मिलिटेंट मारे गए हैं। 2019 5 अगस्त के फैसले के बाद 900 मिलिटेंट मारे गए हैं और इस दौरान 2829 सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी लगभग मारे गए हैं। लेकिन एदाद-ओ-शुमार जब पेश किए गए तो यह साफ कर दिया गया कि माजी के अंदर यानी 2017, 18, 14 और 13 का हवाला दिया गया। कहा गया कि जिस तरीके के संगीन हालात सरहदों पर और रियासत के बने हुए थे, उसके मुकाबले में 5 अगस्त के बाद सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है और जो मिलिटेंट बंदूक लेकर खड़े हुए हैं उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या वो मुठभेड़ या झड़प में मारे जाएंगे या जेल खानों में उनकी जगह बना दी गई है। वजीर बराए दाखिला की तरफ से आज ये बयान उस वक्त दिया गया जब जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से एक तहरीरी सवाल पूछा गया था और उसी तहरीरी सवाल के जवाब में आज ये जवाब दिया गया। ये वो 5 अहम और बड़ी खबरें जिन्हें अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखा गया था और सबसे ज्यादा इन पर चर्चा या कहीं ना कहीं लाइक और शेयर्स हो रहे थे। अब जरा बात करते हैं यूनियन बजट 2024-25 की। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश कर दिया गया है। मुल्क के अंदर टॉप प्रायोरिटियों में कुछ सेक्टर्स को रखा गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मीज़ानिया भी निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश कर दिया गया है और यह पेश होने के फौरन बाद सियासी पार्टियों की तरफ से मिला जुला रद्द अमल भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको खैर मकदम कर रही है और कह रही है कि बजट असूलों पर मबनी है और बुनियादी ढांचा उस्तवार इससे होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की तरफ से कहा गया कि यह जुगलरी ऑफ वर्ड्स है, यानी यह सिर्फ हेर फेर है जी एदाद शुमार का। दरअसल जो बुनियादी ढांचे की बातें हो रही थी उसको मुस्तहकम मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। यह पहला मौका है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बजट के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट अलहदा कर दिया गया है, यानी अब वो यूनियन बजट के साथ आएगा, यानी बिल्कुल वो सारा पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर रियासत की फलाह के लिए इस्तेमाल होगा। और इस तरीके से कुछ लोग इसे मस्बत मान रहे हैं, लेकिन कुछ साबिक पुलिस सरबराहान की तरफ से इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ जम्मू स्टेडियो में भी मेहमान है और हमारे साथ ऑनलाइन भी मेहमान जो है वो ज्वाइन करेंगे। ताहिर चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ जम्मू स्टूडियो में मौजूद हैं। इकबाल तम्मू साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं, श्रीनगर से मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशिक शेख साहब हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और थोड़ी देर में नीलुफर मसूद साहिबा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि सियासी पस मंजर में इस बजट को डिकोड करने की कोशिश करें, सबसे पहले आशिक शाह साहब आपके पास ही आऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम मुल्क की सतह पर बजट को देखते हैं तो मिला जुला रद्द अमल है। जब मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से देख रहा हूं तो बहुत सारे लोग अभी टाइट लिप्ड है और कह रहे हैं कि जनाब कुछ दिन और इंतजार कीजिए, मामला खुद समझ में आएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन ताजिर अंजुमन या कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर के मीज़ानिये को जो निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया गया है, इसे किस तरीके से देख रही है? क्या यह एक मस्बत पहल है जिसकी ओर आगे बढ़ा जा रहा है, या इसमें बहुत सारे मनफी पहलू भी है जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है? जी, जहाँ तक यूनिट बजट का सवाल है गौहर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिखा रही है उसमें खासकर जो सेक्टर्स उसमें खासकर टच किए गए हैं, हम कहते हैं दैट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। उसमें काफ़ी हमारी जो जहाँ पे जॉब क्रिएशंस के बहुत चांसेस है, उसमें जो लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशंस का उसमें प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हमारी MSMEs का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसमें खासकर उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी रोल रहेगा। उससे हमारी लॉन्ग टर्म जो हमारा जो फोकस है
डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री 2047 का जो हमारा विकसित भारत का जो प्रोग्राम है, हम समझते हैं कि उसमें अच्छी खासी उसमें हमें बजटरी सपोर्ट मिल रहा है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी उसमें कंटिन्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग उसमें काफ़ी हो रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट्स में उसमें काफ़ी अच्छा एलोकेशंस काफ़ी हुई है। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि स्पेसिफिक स्कीम्स, हाँ, जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट का है, 3 लाख करोड़ का जो उसमें बजटरी सपोर्ट मिल रहे हैं ऑन डिफरेंट स्कीम्स, हम देख रहे हैं कि यूनियन बजट में काफ़ी उसमें काफ़ी हद तक उसमें सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, जहाँ तक हमारा स्टेट यूटी का सवाल है, यूटी में हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में बड़ी अच्छी खासी एलोकेशंस हुई हैं और कुछ सेक्टर्स तो थोड़ा इग्नोर हुए। जी, जैसा कि मैं कहूँ कि रोड कंस्ट्रक्शंस में काफ़ी अच्छी एलोकेशन हुई है। रूरल जिसमें एरियाज में रूरल टेप वाटर्स वगैरह में उसमें काफ़ी अच्छे इसमें 1714 करोड़ की जो एलोकेशन हुई है, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। इसमें हेल्थ सेक्टर में अच्छी खासी उसमें 1317 करोड़ की जो एलोकेशन हुई है, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। हाँ, थोड़े से इसमें HADP में जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर होलिस्टिक एग्रीकल्चर, उसमें 1021 करोड़ का जो एलोकेशन हुई है। एग्रीकल्चर में भी अच्छी अपग्रेडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की जहाँ तक बात है, उसमें भी ठीक 923 करोड़ का जो एलोकेशन हुई है, दैट इज वेरी गुड। हाँ, इसमें थोड़ा मैं यहाँ करूँ कि थोड़ा सा टूरिज्म के बारे में आपको कहूँ कि उसमें थोड़ा सा वो टूरिज्म प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी विद दैट। उसमें मेरे ख्याल से उसमें 518 करोड़ का जो जिसमें हमें न्यू डेस्टिनेशंस भी उसमें इन्वॉल्व है, मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा सा वो दे आर लैकिंग समवेयर। अच्छा बाकी ओवरऑल देखा जी, जाए तो बड़ा कैरी ऑन करें जी, मैं आता हूँ 1 मिनट जी दोबारा आपके पास। जी बताएं आप बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। यहाँ पर कुछ मुबस्सिरीन का मानना है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था, वो प्रोजेक्शन, स्पेसिफिक प्रोजेक्शन यहाँ पर बजट के अंदर नहीं है। क्योंकि आप थॉरोली इस पूरी चीज को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, क्या आपको नजर आ रहा है कि ये सारी चीजें और ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने सारे कहीं इग्नोर, कोई सेक्टर्स इग्नोर हो चुका है। मैंने कभी अर्ज किया है कि उसमें टूरिज्म वगैरह जो है उसमें काफी हद तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टूरिज्म में अच्छी खासी उसमें बजटरी सपोर्ट मिलेगा। उसमें थोड़ा सा वी आर लाइकिंग समवेयर। बाकी हॉर्टिकल्चर वगैरह को तो मेरे ख्याल से जो मेन हमारे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, दैट हैज बीन एड्रेस्ड। उसमें जो 5 साल के HADP के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें 1100 करोड़ तक का उसमें सपोर्ट मिल रहा है। मेरे ख्याल से दैट इज वेरी एनकरेजिंग। हेल्थ सेक्टर वगैरह भी ठीक लग रहा है। 1300 करोड़ हेल्थ सेक्टर में भी आए हैं, वो भी मेरे ख्याल से उसमें भी अच्छा खासा। ओके, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जरा फटाफट से पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपका पहला रिएक्शन, चूंकि कल से आपने भी इस थॉरोली बजट को पढ़ा होगा। मैंने इब्तिदा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इसलिए आगाज करवाया ताकि एक न्यूट्रल वे में बात सामने आए। आप पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस पूरे इस बजट को देख रही है? देखिए गौर साहब, इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट जो ये है वो बिहार और आंध्र प्रदेश के एडिशनल एलोकेशन 26,000 करोड़ और 15,000 करोड़ की है। ये आपने देखा होगा, ये जो सपोर्ट यूनियन बजट में इन दो स्टेट्स को मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला है ताकि भाजपा की गवर्नमेंट जो है बनी रहे। इन दो स्टेट्स को खुश करने के लिए एक फेडरलिज्म के अगेंस्ट मूव किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ यही दो स्टेट्स नहीं है जिनको इन चीजों की जरूरत थी, बल्कि यहाँ पर सारी स्टेटों को यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की जरूरत थी। तो पहले ही आपने देखा कि एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो है दो स्टेट्स को किसी खास मकसद के लिए जो है एडिशनल फंड्स एलोकेट किए गए हैं। रहा सवाल जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो गवर्नर साहब मैं आपको ये बताऊं, ये सारा एक धोखा है। ये जो आप आज जम्मू कश्मीर का बजट देख रहे हैं, जहां पर मेन चीजें इनको एग्रीकल्चर, यूथ, विमेन और फार्मर्स देखना था। अगर हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात करें
चाहे हम 50 कोल्ड स्टोर यहाँ बनाए, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बढ़ाए, लेकिन वहां सेंटर में कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बदस्तूर कम की जा रही और फॉरेन प्लेयर्स के लिए इंडिया का मार्केट खोला जा रहा है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो मार खा रहा है। आज आप हमारे एप्पल की हालत देखिए, हमारे ग्रोवर्स को कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि इंपोर्ट ड्यूटीज फ्रूट्स पर ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। इससे हमारे ऑर्चिडिस्ट को, इससे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को क्या फायदा है? ये एक धोखा है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, मैं इकबाल साहब दोबारा आपके पास होऊंगा। शाह साहब ये जरा थोड़ी सी वजाहत करें। जिस तरीके से मैं सुबह भी देख रहा था, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इस बात पर बड़े हैरान थे कि जनाब जो हमारी बैकबोन है इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर, उसको जिस तरीके से प्रमोशन मिलना चाहिए था वो है नहीं, और जो प्रोटेक्शन होना चाहिए था न सिर्फ कश्मीर के लिए, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, जहां से वो सेब आते हैं, वो प्रोटेक्शन कहीं पर भी नहीं है और फॉरेन प्रमोटर्स, फॉरेनर्स को प्रमोट किया जा रहा है। उससे पहले कि मैं बीजेपी का भी, आप इसको किस तरीके से टैक्टफुली देख रहे हैं? क्या ये जो बात उभर कर सामने आ रही है, क्या ये सही है कि एज अ ट्रेडर आपको लगता है कि एक इंडस्ट्री को बड़ा झटका है न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि हिमाचल और दीगर जगहों पर भी? शाह साहब, क्या तक मेरी आवाज आ रही है? क्या साहब, लगता है कोई गड़बड़ है जी। ठीक है जी, मैं इस पर जरूर अब गुफ्तगू करूंगा, लेकिन नीलोफर साहब जरा आप भी अपना ओपनिंग रिमार्क दें, फिर जरा चलते हैं बीजेपी के पास भी। हाँ जी जी देखिए इशफाक साहब, आवाज आ रही है, लेकिन मुझे ये एड्रेस गलत कर रहे हैं। मैं शाह साहब नहीं हूँ। जी नीलोफर साहब, कैरी ऑन करें आप। देखिए इशफाक साहब, जो ये बजट था, इस पर सबकी एक्सपेक्टेशंस थी, खासकर यूथ को लेकर। वो चाहते थे कि उनके लिए कुछ ऐसा पैकेज हो, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है जम्मू कश्मीर में। गरीब जो है वो चाहते थे उनके लिए कोई स्पेशल फोकस हो, खासकर खसूसन जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जो है ये टर्माइल से 1989 से जूझ रहे हैं। तो टर्माइल का शिकार होकर भी एक स्पेशल फोकस होना चाहिए था जम्मू कश्मीर को लेकर, और एब्रोगेशन के बाद जो हालात रहे उस पर भी एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए था यहाँ के युवाओं के लिए, क्योंकि हमेशा से हमने यही सुना है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हम चाहते हैं कि जो युवा है यहाँ के, इनके हाथों में लैपटॉप हो या आगे बढ़े, एवेन्यूज हो इनके पास, प्लेटफॉर्म हम इनको दे रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, कोई ना कोई स्पेशल पैकेज उनके लिए होना चाहिए था। आप जानते हैं कि वी आर डीलिंग विद प्रेसिंग इकोनॉमिकल चैलेंजेस जो आज हम जम्मू कश्मीर में जूझ रहे हैं। मैसिव प्राइस हाइक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पर। हमने कोई ऐसा पैकेज नहीं देखा जहां पर इस मैसिव प्राइस हाइक को रोका जा सके, ताकि अंडर कंट्रोल इसको किया जा सके। साथ में फार्मर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जो ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए, मुझे लगता है इट इज जस्ट जो ये नंबर गेम हम खेलते हैं, हम 10 सालों से यही नंबर गेम खेलते आए हैं। हमने 80,000 करोड़ का, 80,000 लाख का भी पैकेज देखा हुआ है, फिर ऑन ग्राउंड वो कितना इम्प्लीमेंट हो जाता है वो सब हम जानते हैं। तो एक एंटी यूथ में से कहूंगी, एंटी पुअर एंड एंटी फार्मर्स, स्पेशली एंटी जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि एक स्पेशल नजरिया, एक स्पेशल फोकस जो जम्मू कश्मीर रियासत यूटी को लेकर होना चाहिए था वो है नहीं। जहां पर आपने अगर देखेंगे इस जो बजट आया हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेटरी फॉर एवरी स्टेट एंड यूटी है। खसूसन नीतीश कुमार जी को या चंद्रबाबू नायडू को, उनको खुश रखने के लिए एक स्पेशल पैकेज उनको दे देना और दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन है। उसी वजह से फटाफट से पहले आपके पास आता हूँ जी डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जिस तरीके से बातें उभर रही है कि जनाब ये प्रो जम्मू कश्मीर वाला बजट नहीं है, फिर फार्मर भी परेशान है इस पूरे मामले में, हॉर्टिकल्चर पर बड़े सवाल है, किस तरीके से आप इसको कंपाइल करेंगे। फिर बड़ा इल्ज़ाम जो है वो बीजेपी पर यह भी है कि जनाब जब भी बजटिंग होती थी तो एक प्रोसेस होता था, मीटिंग्स होती थी, सिविल सोसाइटी से, ट्रेडर से मिला जाता था। अब की बार अफसरशाही ने जो कुछ दिया उसे वेट किया गया। देखिए गौर साहब, जवाब आपको तीनों पैनलिस्ट से मिल गया और सही जवाब भी मिल गया। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो कश्मीर से बैठे हैं साहब, उन्होंने बता दिया कि
बजट कितना बैलेंस है और पूरे हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कितना बेहतर है। बाकी रीजनल पार्टीज़ के जो प्रवक्ता बैठे हैं दोनों, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो हर चीज़ के ऊपर उंगली उठाएंगे क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार है। बार बार तेलंगाना की बात की जाती है, बिहार की बात की जाती है, दोनों हिंदुस्तान की स्टेट्स हैं। अगर उनको मिला है तो अच्छी बात है, उनकी अगर डेवलपमेंट होती है तो अच्छी बात है। उसको दूसरी नज़र से जोड़ा जा रहा है कि अलायंस पार्टनर है इसलिए उनको दिया गया, तो ये बेबुनियाद सी बातें होती हैं। और जिस तरह की बजट प्रधानमंत्री साहब की तीसरी सरकार बनने के बाद दी गई, और मैं कहता हूँ कि बहुत बैलेंस और बहुत अच्छी बजट थी, पूरे देश ने उसकी सराहना की है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो बैठे हैं साहब, जैसे उन्होंने किया, ऐसे पूरे देश में उसकी वाहवाही की गई है। और ये एक बड़ी बैलेंस बजट थी क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें ये लोग बताएंगे नहीं। अगर मुद्रा लोन की बात की जाए तो उसको डबल कर दिया गया, कहाँ 10 लाख होता था 20 लाख कर दिया गया। युवाओं की अभी हमारी बहन बात कर रही थी, युवाओं के लिए पहली बार जो दरवाजे खोले गए हैं इस बजट में, 1 करोड़ से युवाओं को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, ये पहली बार बात की। ये जो सवाल था ना इनका, वो ये था कि जनाब सरकार जो व्यवस्था चला रही है ये तो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो कहां पर है? नहीं, देखिए गवर्नमेंट जॉब्स जो हमारी है उन पर ताला लगा है, और ये पूरे मुल्क का हाल ऐसा ही है। जम्मू कश्मीर तो ज्यादा ही इसमें लपेटा गया है। जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा प्रधानमंत्री साहब ने और उनकी सरकार ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखी है। जम्मू कश्मीर के लिए कभी दरवाजे नहीं बंद किए। बजट की बात आप छोड़िए, यहाँ के लिए फंड्स के लिए दरवाजे नहीं बंद किए गए। उसकी एग्जांपल यही है कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आई, आपने देखा कि डेवलपमेंट के रास्ते कैसे बने। अब ये दोनों पैनलिस्ट कहेंगे कि कहाँ डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट जो चीज़ ग्राउंड जीरो के ऊपर हो रही है, डे नाइट काम चल रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवेज़ का देख लो, एयरपोर्ट्स का देख लो, ट्रांसपोर्ट का देख लो, मेडिकल का देख लो, एजुकेशन का देख लो। मैं कहता हूँ किसी चीज़ में उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं है और आने वाले टाइम पे भी नहीं वो छोड़ने वाले। एक चीज़ जो मैं भी जानना चाहूँगा, जो मेरी भी समझ से बाहर है, मैंने ये सारा बजट थोड़ा सा खंगाला है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, कुछ स्टेट्स के लिए अनाउंस किया गया कि ये कॉरिडोर बन रहे हैं जी, जैसे भी हमारे आशिक साहब भी बता रहे थे कि टूरिज्म के अंदर कहा गया कि कॉरिडोर बनेगा जी, नालंदा यूनिवर्सिटी वाला कॉरिडोर बनेगा। दूसरी चीज़ें हुई जिस पर अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट बता रहे कि ये जनाब सिर्फ 2 स्टेट्स के लिए पूरे मुल्क का बजट दिया गया। जब मैं जम्मू कश्मीर की ओर आ रहा हूँ तो टूरिज्म सेक्टर को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट करेगी यूनियन गवर्नमेंट, शायद इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन ज़रूर शंगलू साहब ने भी, आशिक साहब ने भी इस बात का बरमला इजहार किया कि यहाँ पर हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर जहाँ आप कह रहे हैं कि जनाब हॉटस्पॉट है, टूरिस्ट जोन है, करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया गया सबके सामने है। देखिए, मैं आपको गौर साहब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, टूरिज़्म जम्मू कश्मीर की बैकबोन है। टूरिज़्म को सरकार नहीं भूलेगी। टूरिज़्म को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए बहुत सारे प्लान्स सरकार के पास है और उसके लिए सरकार हमेशा फ्रंट फुट पे रही है, अभी भी रहेगी, आगे भी रहेगी। मुझे लगता है कि सरकार ने कभी भी ये है ना जनाब, ये देखिए बजट एलोकेशन सिर्फ सारा कुछ मेरे पास करोड़ रुपए पे आप एंटायर जम्मू कश्मीर का टूरिज्म चलाएंगे और फिर उसमें आप कहेंगे कि प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, 10 जी जम्मू में, 10 कश्मीर में। इससे आप सबको खुश करवाना चाहते हैं ना। आपने कहा कि कोई होटल बना रहे हैं, ना आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आप टूरिज्म में क्या कुछ कर रहे हैं। एक जगलरी ऑफ वर्ड्स देके आप छोड़ रहे हैं सब कुछ। जनाब हम ऐसा कर रहे हैं, करना कैसे है उसकी कोई हिकमत अमली नहीं है। ऐसा नहीं है। सरकार के पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उनका काम करने का तरीका होता है, गौर साहब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो चीज़ें सामने आएंगी और जम्मू कश्मीर को कभी भी सरकार नेगलेक्ट नहीं करेगी। प्रधानमंत्री साहब कभी भी जम्मू कश्मीर को नहीं, हमेशा जम्मू कश्मीर को सबसे आगे रखा जाता है, अभी भी आगे ही रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के लिए जो आने वाले टाइम पे जो प्लानिंग, जो स्कीम सामने आएंगी, यहीं के लोग और सभी लोग उस चीज़ की बात। ठीक है, मैं आशिक साहब शायद मेरा ऑडियो क्लियर आया होगा। आशिक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है जो उठाया जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर हमारा रियासत का बैकबोन है, लेकिन जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर सेक्टर में लास्ट बजट को कंपेयर किया जाए, इस बजट को कंपेयर किया जाए तो स्लैश डाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि जनाब जो मेरा लोकल एप्पल है, सेब है, इसकी प्रमोशन और इसकी सेफ्टी को यकीनी बनाए सरकार, वो कहीं पर नहीं है। अब जम्मू कश्मीर तो अपनी जगह, हिमाचल के लोग भी इस सिलसिले में परेशान है, दीगर रियासतों के अंदर जहां छोटी बहुत काश्त सेब की हो रही है वो भी परेशान। तो क्या हम ये माने कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर जो थॉरो व्यू लेना था, जो फीडबैक लेना था, वो था नहीं? अफसरशाही ने जो तैयार किया जम्मू कश्मीर से, उसको वेट करके निर्मला सीतारमण साहिबा ने सामने रखा?
बिल्कुल। आप जो आजकल जो एप्पल इंडस्ट्री जो हॉर्टिकल्चर में मेन जो एप्पल इंडस्ट्री वो काफ़ी मुश्किलातों से दो चार है। इसका रीज़न यही है कि इसमें जो इंपोर्ट एप्पल्स जो आते हैं कंट्री में जी वो मैक्सिमम जो आते हैं वो वाघा बॉर्डर से आते हैं, अफगानिस्तान के नाम से। मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं, वो अफगानिस्तान के नाम से जो ड्यूटी फ्री होता है। जी एक्चुअली वो ईरानियन एप्पल होता है वया अफगानिस्तान वाघा बॉर्डर से वो आता है सार्स के नाम पे, जिसमें कोई ड्यूटी फ्री रहता है। तो दूसरी बात है कि जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें जो लास्ट बजट में जो इसमें वाशिंगटन एप्पल में जो ड्यूटी कम कर दी गई थी, पूरा एबॉलिश नहीं किया था, कम कर दी गई थी, फ्रॉम 80% टू 50% उसको कर दिया गया था। हमारी ये डिमांड थी कि उसको 100% ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन उसमें हमें कोई बजटरी सपोर्ट जो उसका जो उस एप्पल इंडस्ट्री को जहां का ताल्लुक है, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि 15 मई से लेके आज तक एप्पल इंडस्ट्री काफी मुश्किलातों से दो चार है, क्योंकि जो असर इसको इंपोर्टेड एप्पल से पड़ा है उसकी वजह से, और जो इसमें ड्यूटी का बड़ा अहम रोल है, हम उसको हमारी ये डिमांड थी कि उसको इंक्रीज किया जाए, लेकिन उसमें हमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री काफी दो चार है। बाकी इसमें टूरिज्म का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें काफी हद तक नेग्लेक्ट किया, जिसमें जो जितना भी इन्होंने 500 करोड़ के आसपास जो नहीं रखा है, जिसमें न्यू डेस्टिनेशन, रोपवेज, अमरनाथ यात्रा, जो सारा कल किया है ना, बड़ा यही बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, एक चीज ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं सुन रहा था निर्मला सीतारमण साहब बता रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जी मोदी गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। मैं जब जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा हूं, आप मुतमईन हैं जिस तरीके की बजटिंग एलोकेशन हुई है, बाद में कहां पर क्या जाता है सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से एलोकेशन में ही कहा गया कि ये मद है जहां पर यह पैसा खर्च होना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कैसे फिर? तो सही बात, आपकी बात सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही डेवलपमेंट हो जाती है। जो भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही, मैंने पहले ही अर्ज किया, जो जिसमें लॉन्ग टर्म पे जो आप प्राइम बनाएंगे उससे आपकी जो जॉब क्रिएशन होगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिल जाता है, दैट कुड हैव एडेड, डेफिनेटली उसमें काफी असर पड़ता है। बाकी थोड़ा बहुत इसमें मैं बता दूं कि स्मार्ट सिटी जो आजकल आपको भी पता है कि यहाँ पे काफी मुश्किलात हैं स्मार्ट सिटी की वजह से, जो खासकर श्रीनगर में, उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ आई थिंक उसका मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट दे हैव प्रोवाइडेड, उसमें बजटरी सपोर्ट मिल रहा है। तो बाकी मेरे ख्याल से 1400-1500 करोड़ का उसमें बजटरी सपोर्ट मिल रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, उसकी तरफ काफी ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। तो मुझे मैं जरा एक चीज पर भी आपकी बात करूंगा, जरा दोनों पैनल से वो बात करूंगा, फिर आते हैं हम इंडस्ट्री पर, जहां 2019 यानी 5 अगस्त 2019 हम लगातार सुने कि एक बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, नई पॉलिसी को सामने रखा गया, सिंगल लाइन सब कुछ किया गया जी। अब बहुत जल्द इसका फल जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सीड बोए गए हैं, हमने जमीन पूरी तैयार की है, अब जाकर हल वल लगाए गए हैं, तो आगे देखिएगा बड़ा इनकलाब आएगा। आज जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट से लेकर दीगर बातों का खुलासा किया गया है, और इंडस्ट्री की जहां तक हम बात करें, जिस तरीके से कहा गया कि न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को बनाना है, और उसके लिए जो मियर एक छोटी सी रकम 400 करोड़ रुपए की रखी गई है, इज इट पॉसिबल एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट कि यह मुमकिन हो सकता है? मेरे क्या जहां तक मेरी नॉलेज है, 900 कुछ करोड़ उसके लिए जो नए जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो अपग्रेड करने हैं। जी। क्योंकि आज जो गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ है कि जो भी नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डिक्लेयर होंगे उसमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, उसके बाद लैंड अलॉटमेंट उसमें हो जाएगी, एंड दैट वाज अ गुड सेट। उसमें हम बड़े खुश हैं वो जो गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो जितना हमारा प्रोग्राम है इंडस्ट्रीज को यहाँ पे डेवलप करने की, मेरे ख्याल से 900 करोड़ इट्स आल्सो, इसमें काफी वो नेग्लेक्ट हुआ है, उसमें जो एलोकेशन है दैट्स नॉट सफिशिएंट। राइट सर। क्योंकि जी एक बात त्रम्बू साहब। जी कंवर साहब, आप इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात की कि गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स के साथ कोई बातचीत नहीं की है, ब्यूरोक्रेट्स ने एक फीडबैक दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये एक टोटली एंटी जम्मू कश्मीर बजट जो है निकल के आया है। अब देखिए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का आप करेंगे क्या? आप इंडस्ट्री लगाएंगे, आप माल बनाएंगे, वो खरीदेगा कौन? यहाँ पर हमेशा, क्योंकि आपको मालूम है जम्मू कश्मीर एक लैंड लॉक्ड रीजन है,
यहाँ का मार्केट जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से बाहर माल नहीं जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ नेशनल डिसएडवांटेजेस है। तो हमेशा यहाँ पे गवर्नमेंट ने परचेज प्रेफरेंस रखी थी एमएसएमई सेक्टर के लिए जी और प्राइस प्रेफरेंस भी रखी थी एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो एक लाइफ लाइन थी यहाँ की इंडस्ट्री के लिए। ये दोनों इंसेंटिव्स जो है काफी साल पहले 2019 से पहले विड्रॉ कर दिए गए हैं। इनफैक्ट अगर आप तखमीना आज लगाएंगे तो तमाम इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की वो या तो बंद पड़ी है या बंद होने की कगार पर है। इंडस्ट्रियल एस्टेट इन्होंने इसलिए बनाए हैं, जिस तरह आपने बजट में देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जा रहा है, फॉरेन कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में आउटसाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह करके ये रास्ते बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट के खोले जा रहे हैं। ये एस्टेट उनके लिए बनाए जा रहे हैं, न कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ठीक है अशरफ। नीलोफर साहब, मैं देख रहा था उमर साहब ने भी इस पर कई दिनों बात की थी और उन्हें ये शायद एक्सपेक्ट था कि अब की बार थोड़ा सा स्लाइटली कुछ चेंज होगा। जैसे अभी शंगलू साहब भी कह रहे थे कि जनाब है रकम लेकिन उतनी नहीं है जो इसके लिए सफिशिएंट है। एक तरफ से बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ से सरमायाकारी का ख्वाब भी हमारे सामने है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर अंदर कहीं पर ये चीजें फिट बैठेंगी और ये जो हजारों और लाखों की तादाद में नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार का कोई दरवाजा खुल सकता है आने वाले दिनों में कहीं? चलिए जी, इनकी आपका ऑडियो म्यूट है मेरे ख्याल से। अगर आप अनम्यूट कर दें तो ऑडियो आपका आ जाएगा हमारे पास। जी करें, कैरी ऑन जी। देखिए मुझे लगता है कि जो जी Am I audible? जी 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 देखिए मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस इस बजट से थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती हैं। दे हैव ट्राइड टू प्लीज एवरीबडी, बट व्हेन यू ट्राई टू प्लीज एवरीबडी आप किसी को प्लीज नहीं कर सकते हैं। एक छोटी छोटी एलोकेशन को लेकर अगर हम ये मानते हैं कि उसमें कोई बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज को लेकर आप देख लीजिए, हमारे जैसे कि मैंने अभी कहा यहाँ पर टर्माइल रह चुका है, यहाँ पर कोविड की मार हमने खाई है, यहाँ एब्रोगेशन हुआ है। उसमें हमारी जो सिक इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो ऑलरेडी बंद हो गई है उनके लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं है। हमारे ट्रांसपोर्टर्स जिन बेचारों ने लोन ले लिया है, ताहिर साहब अभी लोन की बात कर रहे थे, मुद्रा लोन की, कि भाई अब 10 है तो अब 20 हो गया। ये लोन लोगों को वापस चुकाना पड़ता है। इसमें कोई ऐसी रियायत नहीं है कि आपने 1% या 2% या सब्सिडी इतनी ज्यादा आपने देती है आम लोग जो है वो उसका फायदा उठा सके। तो कोई ये चीज करके ये नहीं कह सकते कि जो बजट है इट इज फ्रेंडली टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिलहाल आपको कहीं पर नजर नहीं आ रहा कि इससे कोई फायदा बराह रास्त जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिले। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कमी है, टूरिज्म में कमी है, और छोटी सी बात जो हमने अभी यहाँ पर छेड़ी कि आप इंडस्ट्री का जो बड़ा ख्वाब दिखा रहे हैं उस ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करेंगे कैसे? बजट में तो है ही कुछ नहीं। नहीं और सब जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात आई और बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि बाहर के इन्वेस्टर आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप लगाते हैं, वैसी चीज़ें होती हैं। हमारे भी जो लोग हैं उनको भी एक स्टेप आगे आना चाहिए। हमारे लोगों के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। और पिछले कुछ टाइम से जैसे जम्मू में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, तो नहीं छोड़े हैं किसी के लिए? नहीं, दरवाजे खुले छोड़े हैं, सबके लिए खुले छोड़े हैं, ऐसी बात आप मत कीजिए। तो वो चीज़ें रहेंगी, लोगों को आगे आना पड़ेगा जो काम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का यूथ हो, जम्मू कश्मीर का अवाम हो, मानते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का यूथ जिस तरीके से आगे आया है उसको देखकर कोई ना कोई ऐसी स्कीम उनकी एम्प्लॉयमेंट को पर्टेनिंग हो या उनकी एजुकेशन को लेकर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपकी बात ये नंबर गेम्स कब तक चलेगा? ताहिर साहब कब तक चलेगा? पिछले 10 सालों में हम यही सुनते आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो कब आएंगे? देखिए कितने साल हमें और इंतजार करना है? पिछले 10 साल के बाद ही अच्छे दिन शुरुआत हुए हैं। कश्मीर के अंदर जितना टूरिस्ट आना शुरू हुआ है कश्मीर, नहीं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आ चुके हैं। देखिए मुद्दे से हम हट जाएंगे। कश्मीर में हालात बदले हैं।
नए कश्मीर की जो शुरुआत है हालात पर वो तो हो सवाल चुकी ही है। नहीं नहीं ना नहीं है। नहीं, देखिए जो वो बात कह रही है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप 80,000 करोड़ रुपया, हालात बदले नहीं 90,000 बल्कि बदतर करोड़ हो रुपए गए के हैं। फिगर्स गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से दिए जा रहे हैं, इसीलिए लेकिन हमें बजट में आ इरिटेट रहे किया हैं जाता तो है, वो कैसे डिस्क्रिमिनेट किया इलेक्टेड जाता है। सिर्फ उतरेंगे मैदान पर? सवाल बस इतना सा है। देखिए गौर साहब, सारी चीज़ों को प्रॉपर प्लान के साथ किया जाएगा जम्मू कश्मीर। मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है प्रधानमंत्री साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, और जम्मू कश्मीर के बजट लिए में कहीं नहीं नजर आ रहा है देखिए जम्मू नहीं कश्मीर नहीं ऐसा इम्पोर्टेंट ऐसा है। मत आप कहिए। अब कश्मीर बजट और में जम्मू बिल्कुल के नजर लिए नहीं आ रहा है। हमेशा तो कोई स्पेशल पैकेज होना चाहिए था, नहीं खासकर जो जम्मू गुर्बत से देखिए जूझ रहे हैं लोग। देखिए जम्मू कश्मीर को एक जमाने में खासकर स्पेशल यूथ यहाँ पैकेज की। भी दिए जाते थे और वो यहाँ पे खर्च भी नहीं होते थे, फिर बाद में वापस चले जाते थे। वो टाइम भी आप याद रखिए, बहुत पैसा आता था 10 जम्मू सालों में कश्मीर क्या में, लेकिन किया? अब वो चीज़ नहीं आपने है। क्या किया? अब जम्मू कश्मीर में जो आता है, जम्मू कश्मीर में लगता है, ज्वाइन करने के लिए वक्त वो कम चीज़ होता है, देखिए। लेकिन मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट। लेकिन इस सब चर्चा को हम कंटिन्यू रखें, इस बहस को हम कंटिन्यू रखेंगे। कल भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुद्दों पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि नई टाउनशिप्स और नए लोगों को कहां पे बसाना है, क्या प्लान है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, और बजट के अंदर क्या कुछ है, कल इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।